नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे धमाकेदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो कि एक समय पर 92 के लेवल से 15 पर आता हुआ नजर आया था। इसका मतलब है कि 80% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी ने कमबैक दिखाया और आज ये 2200 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो मल्टी बैगर स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं और ऐसा नहीं है कि मल्टी बैगर बन चुका है, आगे इसमें अभी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और यहां पर जो तेजी देखने को मिल रही है 2200 का प्राइस में बता रहा हूं, वो तो यहां पर स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस है। इस दौरान हमें स्प्लिट्स भी देखने को मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने धमाकेदार रिटर्न इस शेयर ने बनाकर दिए हैं। और आज भी बाय करने के लिए अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसे आज भी आप खरीद सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। कौन सी कंपनी है, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज मैं आपको सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले कि किसके कारण हमें शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर टेक्निकली तो कभी बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो तेजी देखने को मिल जाती है, ऑपरेटर बेस्ड होता है, न्यूज बेस्ड होता है तो कभी कभी ऊपर निकल जाता है। लेकिन अगर सालों साल इसने अपना परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर बरकरार रहता हुआ नजर आता है, 15 रुपए से 2200 का लेवल इसने यहाँ पर इतना बड़ा सफर इसने तय किया है, तो उसके पीछे ऑफकोर्स फंडामेंटल्स ही होते हैं, टेक्निकल्स नहीं होते। तो आप देख पाएंगे फंडामेंटल्स में कितना अच्छा फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 24.47, जबकि पिछले साल 22.61 था, तो यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 37.8% है, जो कि 14.8% था, तो यहाँ पर धमाकेदार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में, तो ROE 28.93 जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। ROC 17.9 है, जो कि पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स से 25.08 जो कि पिछले साल से हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, तो करंट रेशियो 4.42 है, जो कि 3.17 दिखाई दिया था। क्विक रेशियो है 3.53 जो कि 2.54 दिखाई दिया था, तो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सारे लिक्विडिटी रेशियोज हमें दिखाते हैं कि कंपनी कितनी लिक्विडेट है, कंपनी के पास कितना कैश है। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, सपोज कोई हमें शॉर्ट टर्म में कोई दुविधा देखने को मिल जाती है, तो क्या कंपनी कोई बाहर से लोन लिए बिना यहाँ पर कंपनी क्या स्टेबल रह पाएगी या नहीं, ये हमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो से पता चलता है। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। करंटली इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है, यानी कि कोई भी डेट ही नहीं है कंपनी पर, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फिलहाल के समय में कर्ज मुक्त कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 129.62 जो कि पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें टर्नओवर रेशियोज के बारे में, तो एसेट टर्नओवर रेशियो है 65.18 जो कि पिछले साल से यहाँ पर कम हो चुका है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है, कोई भी छुपाने की कोशिश नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.7 हो चुका है, जो कि पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके ग्रोथ रेशियोज के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि 3 ईयर CAGR सेल से 8.04 जो कि पिछले साल से काफी डाउन हो चुका है। लेकिन अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के परसेंटेज के बारे में, तो धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है, धमाकेदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 49.47 का हमें यहाँ पर 3 ईयर CAGR का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि मात्र 5.8% था, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पर एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, आप देख पाएंगे 2004 से करके 2020 तक एक भी ऐसा साल नहीं है जो इसने मिस कर दिया हो। कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देता आया है और इसी के दौरान शेयर हमें 92 से 15 तक आता हुआ नजर आया था। उसके बावजूद ये जब ये 15 पर भी आ चुका था, 80% भी गिर चुका था, उसके बावजूद शेयर ने डिविडेंड दिया। तो ये एक छोटी सी बात है जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं, जिसे एज ए इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना भी चाहिए कि ये एक बात है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स है, भले ही शेयर्स में गिरावट आ चुकी है, कंपनी को कोई अगर दिक्कत होगी तो ही शेयर में गिरावट आती है, ऐसे ही शेयर में गिरावट तो नहीं आती। ऑफ कोर्स कोई कंपनी में रीजन रहेगा, एक्सटर्नल रीजंस रहते हैं तो ही गिरावट आती है। और यहाँ पर इसी के कारण शेयर नीचे भी आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आई है। 2008 के समय जब हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तब भी यहाँ पर 2008-2009 में ये कंटिन्यूसली डिविडेंड देती आ रही थी, जो कि दर्शा रही है कि यहाँ पर प्रमोटर्स के काफी ज्यादा हमें अच्छे दिखाई देते हैं और जो यहाँ पर डिविडेंड हिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो 2017 में स्प्लिट देखने को मिला था। ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की और करंट फेस वैल्यू चल रही है 2 रुपीज, और यहाँ पर कोई भी बोनस फिलहाल देखने को नहीं मिला है। अब शेयर कौन सा है वो भी जान लेते हैं।
तो कंपनी का नाम आपके सामने है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि ऑफकोर्स कामकाज करती है केमिकल के इंडस्ट्री में। लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, आगे देखना है, थोड़ा और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कौन सा ऐसा समय था कि जब हमें इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। बाय करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख पाएंगे मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ के आसपास की है, उसके बावजूद इतने धमाकेदार रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं आगे भी इसमें क्षमता है कि आगे भी हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2202 रुपीज़, जो कि 5.26% ऊपर दिखाई देता है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो आप देख पाएंगे एक साल में पैसे को किया है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 गुना कर दिया है। 185% के धमाके रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। अगर बात करें 5 इयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में तो एकदम मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 767% के धमाकेदार रिटर्न्स इस शेयर ने हमें बना कर दिए हैं। अगर बात करें यहाँ पर की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 25.33, जबकि सेक्टर का पी 21.93 है। तो हम कह सकते हैं कि पी रेशियो ऑलमोस्ट सेक्टर के पी के मुकाबले ही दिखाई देता है, ज़्यादा महंगा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो है 1.98, जबकि नवीन फ्लोरिन का 7.33 है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड है 0.52%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.79%। तो आप देख पाएंगे ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता है लेकिन कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता है, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसे कि आपको पता है केमिकल बिजनेस में कामकाज करती है कंपनी, फोकस करती है फ्लोरिन इन केमिस्ट्री में, जो कि नाम में भी हमें पता चलता है, और रेफ्रिजरेशन गैसेस बनाती है, सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्लोराइड्स बनाती है और स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरेंस में भी कामकाज करती है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम कंपनी का देखें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड में प्रॉफिट तो यहाँ पर रेवेन्यू तो ऊपर जा ही रहा है लेकिन प्रॉफिट में भी लगातार हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2019 में मात्र 0.14 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 0.4 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। अब देख पाएंगे 2017, 18 और 19 में ज़्यादा प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन 2020 में आप देख पाएंगे प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 0.4 थाउजेंड करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 4.07%, जबकि नवीन फ्लोरिन की 3 गुना है 12.01% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है 1.79% से 2.43% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 8.53%, जबकि यहाँ पर नवीन फ्लोरिन की है 49.58%, जो कि धमाकेदार एवरेज यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें ग्रोथ व्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स पे हमें यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बुरे समय भी ऑफकोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 12 से करके फाइनेंशियल ईयर 14 का समय इसके लिए थोड़ा सा बुरा रहता हुआ नजर आता है, थोड़ा नहीं यहाँ पर काफ़ी बुरा रहता हुआ नजर आता। अब देख पाएंगे नेट इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस कंपनी ने कम बैक किया और यहाँ पर वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। वापस यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 30.51%, जिसमें से 1.04% की होल्डिंग हमें यहाँ पर प्लेस दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड के पास है 17.24% की होल्डिंग, DIIs के पास है 18.86% की होल्डिंग, FIIs के पास है 19.41% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 31.21% की होल्डिंग। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ये ट्रेड करा था 1600 के आसपास के लेवल पर जब मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली और 200 डेज के EMA के आसपास 1000 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप देख पाएंगे ऑलरेडी डबल हो चुका है, 2200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब मैं आपको वो समय भी दिखाना चाहूँगा जब इसमें भारी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, तो वो समय था यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का। आप देख पाएंगे 92 के आसपास के लेवल से हमें ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था, 15 रुपीज़ के आसपास ये आता हुआ नजर आया था। उसके बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली, 15 रुपीज़ के आसपास आ गया था। यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसीलिए हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कभी इसमें भारी गिरावट नहीं आई थी, उसके बाद भी हमें यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब देख पाएंगे वापस उसी लेवल के आसपास जाने के बाद हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। यही लेवल था 92 के आसपास, 90 के आसपास का लेवल था और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। लेकिन कमबैक आप देख पाएंगे फिर से हमें धमाकेदार कमबैक इसमें देखने को मिला, कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आया और उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास और वहीं से हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और आप देख पाएंगे फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1301 के आसपास का लेवल। तो आप सोच सकते हैं अगर ये लेवल रिविजिट करना है तो कितनी ज़्यादा भारी गिरावट अभी इसे फेस करनी पड़
कर सकती है। और यहाँ पर काफ़ी समय से इसने 20 मंथ्स के ईएमए को रिविजिट किया ही नहीं है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जब हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तभी भी एक्चुअली 20 मंथ्स के ईएमए को इसने टच नहीं किया था, उसके ऊपर से निकल चुका था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू दिखा चुका था। तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अभी भी आपको अच्छे मुनाफा बनाकर दे सकता है। लेकिन कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए वो भी हमें समझना चाहिए। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस और देखने को मिली थी, दूसरा भी यहाँ पर हमें वापस फिर से गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक में। तो ये बात सोचने वाली है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो ऑफकोर्स इसमें ये सारी दुविधा रहने वाली है। यहाँ पर आपको गिरावट फिर से ऐसी देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप मिड कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर 30-40% 50% गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि फिलहाल की सिचुएशन में तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कौन से लेवल्स पर बाय करना चाहिए, तो आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस का लेवल तो है 2250 का लेवल, काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा है लेकिन वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। और जब हमें यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन देखने को मिली थी तब मैंने रेकमेंड किया था कि 1900 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है और उसी के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो जिन्होंने बाय किया है उनके लिए अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैंने फिलहाल ही आपको रेजिस्टेंस का लेवल भी बताया, उसके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। अगर ये रेजिस्टेंस वापस इसे फेस करना पड़ता है तो वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 200 डेज के ईएमए का हमें वेट करना चाहिए, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1572 के आसपास का लेवल। तो काफ़ी लोग कहेंगे ये लेवल वापस कभी भी नहीं आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। बाकी तो लास्ट डिसीजन हमेशा आपका ही रहने वाला है। स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी है तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन नज़र पर बनाकर रखिए। स्टॉक अच्छा है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। और यहाँ पर अगर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको अगर ये 100 डेज का ईएमए भी दिखाई देता है जो कि 1800 का लेवल, इस लेवल पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप है तो गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में कभी भी गिरावट ही नहीं आएगी, यहाँ पर सेबी के जो नए रूल्स आए हैं उसके कारण सिर्फ ऊपर ही चलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। गिरावट तो कभी भी कहीं पर भी आ सकती है, तो रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। और स्मॉल कैप में स्पेशली यहाँ पर ये सारा जो मामला होता है ये सारा एकदम नॉर्मल होता है। यहाँ पर 30-40-50% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती स्मॉल कैप मिड कैप में, तो संभल कर रहिएगा। तो उसी आपके खुद की एनालिसिस करने के बाद ही इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।